हाँ तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं कौन सा? कछुआ वंश। कौन सा वंश है? कछुआ वंश। कछुआ वंश शुरू करने से पहले मैं आपको कछुआ वंश की बेसिक बेसिक बातें बता देता हूँ आपको कि आखिरकार कछुआ वंश के कुल देवता कौन थे, कछुआ वंश की कुल देवी कौन सी थी, कछुआ वंश के आराध्य लोक देवता कौन से थे, कछुआ वंश वालों का मूल स्थान कौन सा था, कछुआ वंश का संस्थापक कौन है, कछुआ वंश में सर्वाधिक शासनकाल किसने किया, मुगलों की अधीनता स्वीकार किसने की। बेसिक बेसिक बातें अपन हर एक राजवंश के बारे में पता होनी चाहिए। अगर आप एक राजवंश के बारे में ये बेसिक बातें अगर याद करते हो तो तुरंत ही शॉर्ट नोट्स में सारे की सारी बेसिक यादें जो चीजें हैं वो एक साथ लिख लेना चाहिए। जैसे आपने कछुआ वंश को याद किया, वही मेवाड़ आ जाना चाहिए, वही मारवाड़ आ जाना चाहिए, वही चौहान आ जाना चाहिए, वहीं पे भाटी राजवंश आ जाना चाहिए, वहां करौली के यादव आ जाने चाहिए, वहीं पे भरतपुर के जाट राजवंश आ जाने चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा पढ़ने में मोटिवेशन मिलेगा। शुरू करें। कछुआ वंश की अगर मैं बात करूं तो थोड़ी थोड़ी बेसिक बेसिक बातें करते हैं पहले। जैसे सबसे पहले मैं कछुआ वंश की बात करूं तो मैं बात करता हूं किसकी? संस्थापक की। सबसे पहले किसकी बात करूंगा? संस्थापक। तो बताओ कछुआ वंश का संस्थापक कौन है भाई? तेजकरण। ये दूल्हे की तरह सुंदर था इसलिए इसका नाम क्या मिलता है? दूल्हे राय। ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो फिर अगर मैं बात करता हूं कुल देवी की। किसकी? कुल देवी की। तो कुल देवी कौन सी थी? जमुआय माता। अगर मैं ये कहूं जमुआय माता का मंदिर कहां पे है तो आप क्या कहोगे? जमुआ रामगढ़। कहां पे है? जमुआ का रामगढ़। अच्छा किसने बनवाया था भाई? आप कहोगे भाई किसने? तेजकरण ने। किसने? मतलब जमुआय माता के मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? ठीक है। अगर कुल देवी आ गई तो बताओ आराध्य देवी आएगी नहीं आएगी? ठीक है, एक मिनट। आराध्य देवी। आराध्य देवी। आराध्य देवी कौन सी है भाई? हाँ, शिला माता। अच्छा मैं ये कहूं शिला माता का मंदिर किसने बनवाया था? मान सिंह ने। कहा? किसने? मान सिंह। अच्छा ये प्रथम था या सेकंड था? ये मान सिंह प्रथम है और एक मान सिंह सेकंड, जो कौन सा? कछुआ वंश का अंतिम शासक हुआ। अच्छा इसका जो मंदिर है वो कहाँ पे है? आमेर में। कहाँ पे है? आमेर में। अब अगर ये बात हो गई तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुल देवता कौन से हैं। कुल देवता। तो वो कुल देवता है वो कौन है? गोविंद देव जी। गोविंद देव जी। अच्छा कहीं कहीं ये गोविंद देव जी ऑप्शन में नहीं हो तो अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। अंबिकेश्वर महादेव, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है कुल देवता। अच्छा आप आज भी अगर जयपुर में जाओगे तो सबसे बड़ा मंदिर है वो किसका है? गोविंद देव जी का। ये माना जाता है कि कछुआ अपने आप को गोविंद देव जी के दीवान बोलते हैं। दीवान का मतलब कि हम इनके क्या है? हम इनके सेवक है। किसके? गोविंद देव जी के। आज भी जयपुर वाले अपने आप को अगर किसी का सेवक मानते तो किसके? अगर मैं कहूं मेवाड़ वाले किसके हैं तो आप कहोगे एकलिंग जी के। किसके? एकलिंग जी। तो कुल देवता हो गए। फिर अगर मैं बात करूं कि आखिरकार इनका मूल स्थान कहां पे है, कछुआ आखिरकार थे कहां पे, तो आप क्या कहोगे? नरवर, यूपी, उत्तर प्रदेश। कहां के थे? फिर और बात करूं मैं तो थोड़ी सी बात करूं मैं, ये वंशज किसके थे? ये भगवान राम के पुत्र, भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज। कौन? कछुआ वाले। ये माना जाता है भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज थे, इसलिए ये क्या कहलाए थे? कुशवा है। क्या कहलाए? और कुशवा का ही परिष्कृत रूप क्या है? कछुआ है। यानी कि कुशवा ही शब्द से क्या बना है? कछुआ बना है। तो आपके पास ये चीजें आ गई। अब थोड़ी सी और बात करते हैं, हालांकि मैं थोड़ा छोटा कर दूं इसको। एक मिनट, चलो कोई दिक्कत नहीं, यही देख लेते हैं। अगर और बात करूं मैं तो आखिरकार सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल बोल सकता हूं मैं, समझ जाओगे। सबसे लंबा कार्यकाल किसका है भाई? आप क्या कहोगे? सवाई जय सिंह का। किसका? सवाई जय सिंह का। अगर मैं ये कहूं कि बताओ कछुआ वंश में मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला
मुगलों की अधीनता प्रथम बार किसने स्वीकार की थी? तो आप क्या कहोगे? बारमल। किसने? बारमल। बारमल का दूसरा नाम क्या मिलता है? बिहारी मल। बिहारी मल। ए बेसिक बेसिक बात अपन हर एक राजवंश के बारे में पता होनी चाहिए। आप अगर मेवाड़ पढ़ो तो आपको पता होना चाहिए, आप अगर मारवाड़ पढ़ो तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप चौहान पढ़ते हो, भाटी राजवंश पढ़ते हो, जाट राजवंश पढ़ते हो, सब राजवंशों के बारे में ये चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि बताओ मेवाड़ वालों का संस्थापक कौन है, तो आप कहोगे भाई गुहिल वंश का तो संस्थापक है कौन? गुआदित्य। कौन है? गुआदित्य। और अगर कहे सिसोदिया राजवंश का तो हमीर। कौन है? फिर मैं कहूं कि बताओ उनकी कुल देवी कौन सी है, आप कहोगे बाण माता। कौन सी? फिर मैं कहूं उनकी आराध्य देवी कौन सी है? अन्नपूर्णा माता। फिर मैं कहूं मेवाड़ वालों के कुल देवता कौन से हैं? एकलिंग जी। कौन है? एकलिंग जी। अच्छा, एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आप कहोगे बप्पा रावल ने। बप्पा रावल या कालभोज, कैलाशपुर में। कहां पे है? कैलाशपुरी में। अच्छा, लकुलिस संप्रदाय का वो मंदिर है। अब जैसे ये मैंने मेवाड़ का बताया है, इसी प्रकार आपको मारवाड़ का आना चाहिए, इसी प्रकार आपको चौहानों का आना चाहिए, इसी प्रकार आपको जाट राजवंश का आना चाहिए, भाटी राजवंश का। अगर आप ये 7-8 राजवंश जितने भी है राजस्थान के, अगर उनके इस तरीके से शॉर्ट नोट्स भी बना लोगे ना, तो 100% है भाई, एक दो क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है, सीधा सीधा ही। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? आगे चले, अब राजवंश स्टार्ट करें। चलो ठीक। अब अगर मैं कछुआओं की बात करूं तो मैं 3-4 नाम लिख रहा हूं यहाँ पे। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं तेजकरण, फिर उसके बाद में मैं लिख रहा हूं पजवन, फिर मैं उसके बाद में लिख रहा हूं कोकिल देव। कोकिल देव। फिर मैं उसके बाद में वो लिख रहा हूं कौन सा? रामदेव। रामदेव। एक बार यहां तक देखेंगे, आज की क्लास में एक बार अपन यहां तक देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तेजकरण की, लिखने से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं कि तेजकरण आखिरकार कछुआ वंश का संस्थापक कैसे बना, कैसे वो राजस्थान में आया। अगर मैं आपसे कहूं कि कछुआ वंश है ना, कछुआ वंशों का जो मूल स्थान था वो था नरवर, उत्तर प्रदेश। कहां पे? नरवर, उत्तर प्रदेश। ये अपने आप को किसका वंशज मानते थे? भगवान राम के पुत्र कुश का। तो भाई एक बात बताओ, भगवान राम का संबंध कहां से है? अयोध्या से। अयोध्या कहां पे है? यूपी में। तो आप मान सकते हो भाई नरवर है जो यूपी में पड़ता है ना, तो नरवर उत्तर प्रदेश में इनका मूल स्थान था। और इस तेजकरण का विवाह हुआ था अपने राजस्थान में दौसा के पास। दौसा में कुछ चौहानों की शाखाएं थी, चौहान रहते थे, तो वहां उनकी कोई पुत्री का विवाह किससे हुआ था? तेजकरण से। तो ये माना जाता है कि उन दौसा के चौहानों पर वहां के बड़ गुजरों ने हमला कर दिया था, और बार बार उन बड़ गुजरों के हमले करने की वजह से वो ज्यादा परेशान हो गए थे। तो उन चौहानों ने मदद मांगी किससे? तेजकरण से। अरे मतलब सासराला मदद मांगी उनका कनु पावना कनु, और फर्ज बन जाए भाई पावनो बेटो बराबर हो जाए, तो मदद करवा के लिए आगू। मैं कह सकता हूं कि इनके तेजकरण के पिता का नाम क्या था भाई? आप कह सकते हो पिता का नाम था सोड सिंह। क्या नाम था? सोड सिंह। कहां का था ये सोड सिंह? ये नरवर का था। नरवर कहां पड़ता है? यूपी का। मैं कहूं इसका जो ससुराल था, वो ससुराल कहां पे था? आप कहोगे दौसा में। दौसा के चौहानों में। कहां पे था? दौसा के चौहानों में। फिर मैं ये कहूं कि ये जब आए दौसा के चौहानों पर बार बार विपत्ति आने की वजह से बड़गुजरों को हराने के लिए कौन आते हैं? तेजकरण। कब आते हैं भाई? 1137 में। कब आते हैं? और 1137 में दौसा के बड़गुजरों को हराते हैं। दौसा में गुजरों की एक जाति है, वो कौन सी है? बड़गुजर। 1137 में इन बड़गुजरों को हराकर अपने ससुराल वालों को मुक्त करवाते हैं, उनके अत्याचारों से मुक्त करवाते हैं। और सबसे प्रथम राजधानी, वो प्रथम राजधानी इसी को बनाते हैं भाई, प्रथम राजधानी। मैं कह सकता हूं कि कछुआ वंश या तेजकरण जो सबसे पहली बार आता है वो कहां पे आता है? दौसा में आता है। कब आता है? 1100 से। सबसे पहले किसको हराता है? बड़गुजरों को हराता। सबसे पहली राजधानी किसको बनाता है? दौसा को। किसको? दौसा को। क्यों आता है? पता चल गया क्यों? क्योंकि इसका ससुराल कहां पे था? दौसा। और दौसा के चौहानों के था, चौहानों ने इनको बुलाया था। अच्छा, इसके पिता का नाम? सोर सिंह। और सोर सिंह कहां का राजा था?
तो मैं कह सकता हूं क्या तेजकरण को कि कछुआ वंश का क्या, कछुआ वंश का संस्थापक बोल सकता हूं मैं। संस्थापक का मतलब स्थापना करने वाला। आदि पुरुष बोल सकता हूं मैं, आदि पुरुष। आदि पुरुष, आदि का मतलब प्रारंभ करने वाला। इस वंश को प्रारंभ करने वाला कौन था? अच्छा, फिर मैं कह सकता हूं मूल पुरुष, मुख्य पुरुष, और कभी कभी शब्द आ जाता है गूढ़ पुरुष, यानी गूढ़ यानी गढ़ने वाला, इस वंश को गढ़ने वाला। तो आप कह सकते हो कछुआ वंश का संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष, गूढ़ पुरुष अगर कोई है तो वो कौन सा है? तेजकरण। थोड़ी बात और करूं कि आखिरकार इस तेजकरण का एक अन्य नाम भी मिलता है भाई, कौन सा? दूल्हे राय, सॉरी, दूल्हे राय। मतलब आप ये कह सकते हो कि दूल्हे की तरह सुंदर था, इसलिए इसका नाम क्या मिलता है? दूल्हे राय। यानी कि तेजकरण या दूल्हे राय एक ही व्यक्ति है। क्यों आया था? अपने ससुराल वालों की मदद करने के लिए। कहां पे आया था? दौसा में। सबसे पहली राजधानी किसको बनाई? दौसा को। और तेजकरण ने 1137 में कौन से वंश की नींव रख दी? कछुआ वंश की। किसकी? कछुआ वंश की। तो कछुआ वंश का ये क्या हुआ भाई? संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष या गुड़ पुरुष? बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? फिर आगे एक छोटा सा शासक आता है पजवन, है ना। वैसे तो हालांकि इतिहास में इसकी इतनी डिटेल मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी हमने खोद के निकाली है। इसे 64 युद्धों का विजेता कहा जाता है। कितने युद्धों का? 64 युद्धों का विजेता कहा जाता है। चलो एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। हाल साहब, हाँ, इसे 64 युद्धों का विजेता कहा जाता है। और इसे कहा जाता है, ये माना जाता है ये संयोगिता हरण के समय मर गया था भाई। समय मृत्यु। संयोगिता, आपको पता हो तो पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का हरण किया था। और संयोगिता किसकी पुत्री थी? जयचंद गढ़वाल की। जयचंद गढ़वाल कहाँ का था? कन्नौज का शासक। उस समय ये गया हुआ था, तो वहां पे इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो बस इसकी इतनी डिटेल मिलती है। 64 युद्धों का विजेता कहा जाता है। संयोगिता हरण के समय या पृथ्वीराज चौहान के समय में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और अगर आप याद करना चाहो तो यहीं पे आप इसी के नीचे नोट्सों में नोट डाल के और बातें लिख सकते हो। जैसे मैं कहूं 100 युद्धों का विजेता समुद्रगुप्त, जिसे अपन क्या बोलते हैं? भारत का, अपन तो क्या बोलते हैं? पहली बार बोला किसने था? विसेंट स्मिथ ने। किसने? फिर मैं कहूं, बताओ, ये तो समुद्रगुप्त हो गया, बताओ 52 युद्धों का विजेता? मालदेव। कौन? मालदेव। मैं बताओ कि 67 युद्धों का विजेता? मानसिंह। तो आप अपने नोट्सों में इस तरीके से नोट डाल के बहुत सारी चीजें भी अपग्रेड कर सकते हो। अगला अगर जो शासक आता है वो कौन आता है? वो कोकिल देव आता है। कौन सा आता है? कोकिल देव। देखो, इसने अपनी पहली राजधानी दौसा को बनाई, और दौसा से ये आ गया था अपने जयपुर की तरफ। थोड़ा एक बात और बता देता हूं, ये दौसा से आ गया था अपने जयपुर की तरफ। और जयपुर में पास में एक जगह पड़ती है मांझी, और मांझी में इसने हराया था किसको? मीणाओं। और मांझी में मीणाओं को हराकर इस मांझी का नाम कर दिया गया था रामगढ़। क्या? रामगढ़। और रामगढ़ करके इसका नाम रामगढ़ हो गया। और इस रामगढ़ को इसने क्या करवाई थी? दूसरी राजधानी बनाई थी। बहुत बार पूछ लेते हैं कि बताओ कछवा वंश की दूसरी राजधानी कौन सी है? तो कौन सी है? रामगढ़। क्या रामगढ़ ऑप्शन में नहीं हो तो मांझी सही हो सकता है क्या? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। पहला दौसा, दूसरा रामगढ़। रामगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? इसी रामगढ़ में इन्होंने अपनी कुल देवी कौन सी? जमुआई माता का क्या करवाया था? मंदिर बनवाया था। इसलिए इस रामगढ़ का वर्तमान में नाम क्या हो गया है? जमुआ रामगढ़। ये भी पता होना चाहिए। तो पहली दो राजधानी किसकी है? दौसा और रामगढ़ किसके समय? और कोकिल देव के समय में इसने राजधानी बनाई थी किसको? आमेर को। किसको? आमेर को राजधानी बनाई। अच्छा, आमेर में एक व्यक्ति था जिसका नाम था, कब बनाई थी? 1207 में। कब बनाई थी? और 1207 में सुसावत मीणा, सुसावत या बुट्टी, दूसरा नाम क्या मिलता है? बुट्टी। यानी कि सुसावत मीणा या बुट्टी मीणा को हराकर 1207 में आमेर को राजधानी किसने बनाई थी? यानी मैं कह सकता हूं कछवा वंश की तीसरी राजधानी कौन सी है आज तक? मतलब आज तक का मतलब क्या? जब तक ये राजवंश चलता है, मानसिंह सेकंड तक अपने पूरे इस कछवा वंश की 4 ही राजधानियां थी। पहली दौसा,
दूसरी कौन सी? रामगढ़, तीसरी आमेर और चौथी जयपुर। और जयपुर कब बनेगी? सवाई जय सिंह के समय, जब जयपुर की स्थापना होगी। यानी कि कछवाओं की कितनी राजधानी है? पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी और चौथी कौन सी? जयपुर। तो चार राजधानियां। दो किसके समय में थी? कुल देवी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कहां करवाया था? इसलिए नाम क्या पड़ता है? जमुआ रामगढ़। रामगढ़ का नाम क्या पड़ता है? जमुआ। फिर तीसरी राजधानी कौन सी थी? आमेर। कब बनाई गई थी? किसको हरा कर? सोसावत मीणा या बुट्टी मीणा। बस। ठीक है, आगे चले। आगे आता है अपना कौन सा शासक है? रामदेव। कौन सा आता है? रामदेव। रामदेव की अगर मैं बात करूं तो रामदेव ने आमेर में बनाया था कदमी महल। आमेर में क्या बनाया था? कदमी महल। क्या बनाया था भाई? आमेर में बनाया था कदमी महल। और इसी कदमी महल में इनका क्या होता है भाई? इनका राज तिलक होता है भाई। क्या होता है? राज तिलक होता है। अच्छा, राज तिलक होता है। राज तिलक करते कौन है भाई? मीणा करते हैं। एक बात और ध्यान रखना, कोई सा भी आप राजवंश पढ़ रहे हो और वहां पे राज तिलक की बात आ जाती है, तो भाई उस क्षेत्र के आसपास में जिस जाति का बाहुल्य ज्यादा होगा, जो जाति ज्यादा होगी, चाहे जाति हो चाहे जनजाति हो, है ना, जिस जाति के लोग ज्यादा होंगे वही क्या करेंगे? राज तिलक। अरे आप राजा बनोगे किस पे बनोगे? लोगों के ऊपर। और जो लोग ज्यादा होंगे वही तो मानेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जयपुर के आसपास में थे क्या? मीणा। तो राज तिलक मीणाओं ने किया। और कहां पे किया? कदमी महल में किया। तो जयपुर राजाओं का राज तिलक होता है वो कहां होता है? कदमी महल में होता है। कौन करते हैं? अब ये बात आती है, देखो तुरंत नोट डालो अपने नोट्सों के नीचे, ये लिख सकते हो कि बताओ मेवाड़ वालों का राज तिलक कौन करता है? भील करते हैं। मेवाड़ उदयपुर के आसपास में सबसे ज्यादा रहती है कौन है? भील। तो मेवाड़ वालों के राज तिलक भील करते हैं। ये भील कौन से गांव के हैं? उदरी गांव के। कौन से गांव के? उदरी गांव के। अच्छा बताओ, जोधपुर राजाओं का राज तिलक कौन करते हैं? बताओ, जोधपुर राजाओं के राज तिलक कौन करते हैं? बागड़ी के जेतावत। कौन करते हैं? कहां होता है? श्रृंगार चौकी। नाम सुना है ना, श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चौकी में बागड़ी के जेतावत करते हैं। और मैं कहूं बीकानेर राजाओं का राज तिलक कौन करता है? बताओ। शेख सर के गोदारा जाट। कौन करते हैं? शेख सर के गोदारा जाट। अच्छा बताओ, जाट राजवंश का राज तिलक कहां होता है? पर्टिकुलर स्थान पे होता है? कहां होता है बताओ? जाट राजाओं का राज तिलक कहां होता था? जवाहर बुर्ज। कहां पे? जवाहर बुर्ज नामक स्थान पर जाट राजाओं का राज तिलक होता था। नाम सुना होगा आपने जाट राजाओं में, बदन सिंह, जिन्होंने डींग के जल महल बनाए। बहुत फेमस महल है राजस्थान के, है ना। अब तो डींग जिले में आते हैं। और एक उसके अलावा आपने नाम सुना होगा कि सूरजमल ने कौन सा एक मिट्टी का किला बनाया था 1734 के अंदर। तो वो जाट राजा जिन्होंने मुगलों तक को हरा दिया था, है ना, औरंगजेब की नाक में दम कर दिया था, वो जाट राजा। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि सबसे पहला शासक कौन? तेजकरण। फिर कौन? पजवन। फिर कौन? कोकिलदेव। फिर कौन? बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं है? अब देखो आगे। आगे आता है कौन सा शासक है? भारमल। कौन सा आता है? एक भारमल, या फिर दूसरा नाम क्या मिलता है? बिहारी मल। चलो, अब तक अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ कोई राजा है तो वो कौन सा है? भारमल। अगर मैं ये कहूं कि भारमल की क्या क्या बातें हैं, ये माना जाता है जब भारमल राजा बना था तब ये सबसे पहली बार, भारमल जब यहाँ का राजस्थान का राजा था तब दिल्ली का राजा था अकबर। कौन था? और अकबर ने लगभग पूरे भारत के राजाओं को गुलाम बना रखा था। और जो गुलाम नहीं बनते थे उनको युद्ध करके गुलाम बना देते थे, है ना। तो राजस्थान से अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला कोई पहला व्यक्ति है तो वो कौन सा है? भारमल। लेकिन उससे पहले एक स्टोरी आती है। ये माना जाता है भारमल अकबर से दो बार मिला था। एक तो मिला था 1556 में और एक मिला था 1562 में। ये इस समय तो मिला था मजनू खां के सहयोग से। किसके सहयोग से? मजनू खां के सहयोग से, मजनू खां। और इस समय मिला था चगताई खां के सहयोग से। किसके सहयोग से? चगताई। खां का मतलब होता है खान। यह माना जाता है 1556 में मजनू खां के सहयोग से कहां पे मिला? दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी के अंदर मिल गया था।
और वहां मिलकर बातचीत हुई, और हो सकता है कोई बातचीत नहीं बैठी होगी, इसलिए वापस आ गए थे। और 4-5 साल बाद में अकबर जियारत के लिए अजमेर जा रहा था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, और एक बार रुका हुआ था सांगानेर, कहाँ पे, जयपुर के अंदर। और ये बात कब की है, 1562 की। 1562 में ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर जा रहा था, है ना। भाई कुल देवता है एक तरीके से, इनके पीर है ना। तो सांगानेर रुका हुआ था, तब सांगानेर में चकताई खां के सहयोग से कौन मिलता है, बारमल या बिहारीमल। और यहां चकताई खां के सहयोग से मिलकर क्या कर लेता है, अधीनता स्वीकार कर लेता है, अधीनता कर लेता है, और वैवाहिक संबंध भी रखता है। मतलब विवाह करने का या वैवाहिक संबंध रखने का भी प्रस्ताव ये सामने रखता है, किसके सामने, अकबर के सामने। यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि कछवा वंश में मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजा कौन है, बारमल। अब जैसे ही कछवा वंश की बात आई तो आपको पता होना चाहिए, मेवाड़ में सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला अमर सिंह प्रथम, मारवाड़ में मोटा राजा उदय सिंह, कौन है, मोटा राजा, बीकानेर में कल्याणमल। तो इस तरीके से नाम आपको पता होना चाहिए, एक का नाम आते पूरे राजवंशों का, ठीक है। अब मैं ये कहूं कि अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजा ये, वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला ये। अच्छा, वैवाहिक संबंध कर लिया तो बताओ इसकी पुत्री का नाम क्या था, हरकाबाई, हरकाबाई। और इस हरकाबाई को अपन किस नाम से जानते हैं, जोधाबाई। हरकाबाई बोल सकते हो, जोधाबाई बोल सकते हो, मरियम उजमानी बोल सकते हो, इसी के नाम, ठीक है। अगर मैं कहूं इसके पुत्र का नाम क्या है, इसके पुत्र का नाम है भगवान दास, किसका नाम, पुत्र का। और मैं कहूं इसका पौत्र का नाम, पौत्र, पौत्र का मतलब पोता, कौन है, मानसिंह प्रथम। ये वही मानसिंह प्रथम है जो आगे जाके हल्दीघाटी का युद्ध करता है। अकबर का मुख्य सेनापति हल्दीघाटी युद्ध में कौन है, मानसिंह, जिसे 67 युद्धों का विजेता कहा जाता है। ये वही मानसिंह है, बहादुर था भाई ये, है ना। अब ये माना जाता है अधीनता और वैवाहिक संबंध रख दिया। अकबर ने ये कहा कि मैं भी अपने पीर के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, अपने भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, पहले वो दर्शन कर लूं, फिर बाद में वापस आके मिलता हूँ। ये माना जाता है। वहां से दर्शन करने के बाद इसने भारमल को बुला लिया था, कहाँ पे, सांबर, कहाँ पे, जयपुर में सांबर, फुलेरा के पास में एक झील आती है, कौन सी, सांबर झील। वो सांबर झील के अंदर, अपन तो वैसे ही सांबर के हैं, लेकिन बताने वालों को तो बताएंगे, है ना। तो सांबर झील में इन्होंने अपने पूरे तंबू वंबू तान लिए, और किसको बुला लिया, बारमल को, और बारमल की पुत्री हरकाबाई को। हरकाबाई ने एक बार के लिए तो मना कर दिया था विवाह करने के, भाई वो मुगल, हम हिंदू है, वो मुस्लिम जाति से, हम हिंदू जाति से, हमारे धर्म अलग अलग, हमारे मजहब अलग अलग। तो इस हरकाबाई ने या जोधाबाई ने मना कर दिया था। लेकिन इन दोनों के यहाँ सांबर में मुलाकात हुई, 2-3 बातें हुई, हो सकता है रजामंदी हो गई, और रजामंदी से इनकी शादी कहाँ हो गई थी, सांबर झील के अंदर। सांबर झील में एक मस्जिद पड़ती है नलियासर, कौन सी मस्जिद, मस्जिद पड़ती है, और उस मस्जिद का नाम है नलियासर, या नालीसर बोल सकते हैं आप, नालीसर, नालीसर। ये नालीसर मस्जिद के पास में इनका क्या हो गया था, विवाह हो गया था। आज जिस आप मस्जिद को देखते हो वो ये नालीसर ही है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अकबर और जोधा का जो विवाह हुआ था वो हिंदू मुस्लिम रीति रिवाज से कहां पे हुआ था, सांबर में हुआ था। कहां पे हुआ था, सांबर में। कौन सी मस्जिद के पास। और यहीं पे एक सभ्यता भी है, बहुत बार सभ्यता भी पूछ लेते हैं, वो है नलियासर। ये सभ्यता है, ये सभ्यता है, सांबर में एक सभ्यता है नलियासर, है ना। तो ये सभ्यता है, नालीसर क्या है, मस्जिद है। तो हिंदू मुस्लिम रीति रिवाज से अकबर और जोधा का विवाह हुआ था, वो यहाँ हुआ था सांबर में। अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजा बारमल, पहली बार किसके सहयोग से मिला, और फिर दूसरी बार कहां पे मिला, सांगानेर में। अधीनता स्वीकार कहां की, सांगानेर में। और बात कहूं, अगर अपनी पुत्री का विवाह करवाया है बदले में किसी ना किसी को, तो उसके दरबार में भेजेगा। पहले ऐसे रीति रिवाज होता था, एक प्रथा चलती थी डावरिया प्रथा। कौन सी प्रथा, जिसमें क्या होता था, पुत्री की जब शादी कर देते तो साथ में अपने कोई भाइयों को, है, या भाई के लड़कों को, या दास दासियों को, इनको भेजा जाता था, है ना। तो ये माना जाता है इस बारमल ने अपनी पुत्री की विवाह के साथ में अकबर के दरबार में अपने पुत्र भगवान दास और अपने पुत्र मानसिंह को भेजा था। यानी कि मानसिंह उस समय छोटा ही था, वो उसके दरबार में चला गया था, और एक कौन चला गया था, भगवान दास। यानी भगवान दास और मानसिंह किसकी सेवा करते हैं आगे जाके, अकबर की। किसकी,
अकबर की। तो मैं कह सकता हूं कि सबसे लंबी सेवा करने वाला अकबर की कोई व्यक्ति है तो वो कौन है? ये माना जाता है मान सिंह ने मुगलों की 50 से 55 साल सेवा की थी। 50 से 55 साल। कछवा राजाओं में इतनी लंबी सेवा करने वाला अगर कोई राजा था तो वो कौन था? मान सिंह था। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये माना जाता बदले में अकबर ने भी इसको कुछ ना कुछ दिया था। और क्या दिया था? इसे 5,000 की मनसबदारी दी थी भाई। 5,000 की मनसबदारी। अच्छा, मनसबदारी क्या होती है? मनसबदारी एक ओहदा होता है, एक पद होता है। क्या होता है? एक पद होता है। जैसे आज अगर कोई अच्छा काम करे उसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, है ना, या कोई मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, हॉकी का पुरस्कार, कोई बढ़िया बढ़िया पुरस्कार देते हैं ना। उन पैसों में क्या, उन पुरस्कारों में क्या होता है? पैसा, मान सम्मान। उसी प्रकार पहले मान सम्मान मनसबदारी से दी जाती थी। ये मनसबदारी की शुरुआत हुई थी 1575 में। कब हुई थी? 1575 में। इसमें कम से कम मनसबदारी होती थी 10 की, और अधिकतम मनसबदारी होती थी कितनी? 10,000 की। जहांगीर के समय ये मनसबदारी हो गई थी कितनी? 12,000 की। किसके समय? जहांगीर के समय। किसके समय? जहांगीर के समय। अच्छा, 10 और 10,000, जितनी बड़ी मनसबदारी उतना बड़ा ओहदा। क्या होता था इसमें? इसमें हाथी दिए जाते थे, घोड़े दिए जाते थे, जागीरें दी जाती थी, किले दिए जाते थे, है ना। जितना बड़ा मनसबदार उतने हाथी घोड़े, उतनी जागीरें, उतने ही पैसे ज्यादा दिए जाते थे। ठीक है, तो ये मनसबदारी की प्रथा शुरुआत की थी। और मनसबदारी पहली बार अगर किसी को बनाया गया था तो किसको? बारमल को। बाद में फिर भगवंत दास को भी 5,000 का मनसबदार बनाएगा। अगर राजपूत राजाओं में या राजस्थान में सबसे ज्यादा मुगलों ने अगर किसी को मनसबदार बनाया तो वो किसको बनाया? मान सिंह को। कितने हजार का? 7,000 का। कितने हजार का? 7,000 का मनसबदार कोई था तो वो कौन था? मान सिंह। बताओ भारमल तक कोई दिक्कत है क्या? बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? रिपीट कर लें? रिपीट कर लें एक बार? आलस। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? तेजकरण या दुलेरा। दूसरा कौन सा पढ़ा? पजवन। तीसरा कौन सा? काकिल देव। चौथा कौन सा? रामदेव। बताओ तेजकरण क्या है? इनका संस्थापक है। सबसे पहली राजधानी दौसा, दूसरी राजधानी, तीसरी राजधानी, चौथी राजधानी। बताओ पजवन को क्या कहा जाता है? 64 युद्धों का कौकिल देव या काकिल देव ने 1207 में किसको राजधानी बनाई? रामदेव ने क्या बनाया? कदमी महल। कदमी महल में क्या होता है? राज तिलक। कौन करते हैं? मीणा करते हैं। अगला राजा कौन है? बारमल या बिहारी मल। ये 2 बार अकबर से मिला था। पहले किसके सहयोग से? दूसरी बार किसके सहयोग से? अपनी पुत्री का विवाह किससे करता है? अपने पुत्र और पुत्र को कहां भेजता है? इसके पुत्र का नाम भगवंत दास, पौत्र का नाम मान सिंह। सबसे लंबी सेवा करने वाला मुगलों का मान सिंह। कितने साल? प्रथम बार मुगलों की दीनता स्वीकार करने वाला कछवा राजा। प्रथम बार वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला कछवा राजा। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं भाई भारमल की और भारमल से संबंधित जुड़ी हुई सारी मेन मेन बातें आ गई। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? बाकी कोई भी चीज है वो कल पढ़ेंगे। ठीक है।